हेलो एस्परेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 1 अप्रैल की न्यूज़ से। 2 अप्रैल से। उम्मीद है आपने होमवर्क तो किया ही होगा। अगर नहीं किया है तो ट्राई करिएगा सॉल्व करने की एमसीक्यू जरिए मेंस के क्वेश्चंस। आप टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है। ठीक है, चलिए 2 अप्रैल से स्टार्ट करते हैं। 1 अप्रैल में इतना कुछ खास था नहीं, इसलिए हम 2 अप्रैल से करेंगे। चलिए, तो डुअल सिटीजनशिप इंडियंस के लिए म्यांमार अर्थक्वेक, कोरल ब्लीचिंग होता क्या है वो हम देखेंगे। कोरल रीफ्स का ऑस्ट्रेलिया में देखा हुआ है। अभी डुअल सिटीजनशिप मतलब दो नागरिकता। अभी इस पर डिबेट चल रही है कि इंडिया ने हमें मतलब दो नागरिकता देनी चाहिए या नहीं। हम अभी तक तो हमारा जो है सिंगल सिटीजनशिप ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम अ, हमारे जो सिटीजनशिप है हम इंडिया के भी है या फिर अदर कंट्री के भी है। अगर देखा जाए तो हमारा जो डायस्पोरा है, मतलब क्या, जो इंडियंस लोग हैं बाहर, तो कितने हैं पता है आपको? 3.5 करोड़ लोग हैं। और डिस्कशन चल रहा है कि हम अभी जेन्युइन ड्यूअल सिटीजनशिप करनी चाहिए, ताकि वो बेटर सर्व कर सकते हैं हमारे इंडिया का ग्लोबल एंगेजमेंट के लिए। अभी जो चल रहा है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया चल रहा है, ओसीआई स्टेटस चल रहा है, वो भी हम देखेंगे। तो अभी डुअल सिटीजनशिप होता क्या है? टंग ट्विस्टर हो रहा है शायद। सिटीजनशिप, ठीक है, चलो ठीक है। लीगल स्टेटस स्टेटस इन मल्टीपल कंट्रीज, मतलब एक कंट्री का तो सिटीजनशिप है ही, उसके साथ साथ दो से ज्यादा भी हो सकता है, ऐसे जरूरत नहीं। पासपोर्ट इश्योरेंस और वीजा एग्जाम्पशन हो जाता है, मतलब आप सिटीजन हो, मतलब आपको बार बार पासपोर्ट और वीजा के लिए बार बार करने के लिए जरूरत नहीं है। और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और एम्प्लॉयमेंट राइट्स भी मिल जाते हैं आपको। ठीक है। अभी इसमें थोड़ा सा डिबेट चल रहा है कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अभी फेवर में क्या है आर्ग्यूमेंट्स? तो लार्जेस्ट डायस्पोरा है, हमारा इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन हो सकता है। 3.5 करोड़ इंडियंस ले रहे हैं। और हमें जो रेमिटेंस मिल रहा है, हमने रेमिटेंस के ऊपर भी बात किया था। $129 बिलियन रेमिटेंस मिलता है 2024 में, हमने देखा है। और फार सरपासिंग 42 बिलियन इन एफडीआई। एफडीआई का इन्फ्लो भी काफी हद तक बढ़ गया है। लिमिटेशंस के ओसीआई में क्या आता है फिर? कोई रियल सिटीजनशिप नहीं होती, ना ही पॉलिटिकल राइट्स मिलते। मतलब क्या? वोटिंग नहीं, ना ही आप खुद का ऑफिस होल्ड कर सकते हो। ओनरशिप नहीं रहती है लैंड की। ओसीआई जो है वो एक प्रिविलेज तो है, पर राइट नहीं है। ठीक है, निकाला जा सकता है, रिवोक किया जा सकता है यूनिलेटरली। मतलब गवर्नमेंट को अगर लगा कि आपको ओसीआई नहीं देना है तो नहीं भी दे सकते। तो सेकंड ये लिमिटेशन है ओसीआई का। फिर चेंजिंग ग्लोबल पॉलिसीज, अभी कंट्रीज जैसे यूएस जो है वो टाइट कर रहे हैं इमिग्रेशन लॉज वगैरह, तो और भी डिफिकल्ट हो रहा है। मेनी इंडियंस रिनाउंस सिटीजनशिप फॉर फॉरेन राइट्स। डुअल सिटीजन कैन इज दिस ट्रांजिशन। अभी जो बहुत ज्यादा इंडियंस जो है अभी, जो हमारा इंडिया का नागरिकता है वो छोड़ के जो फॉरेन के जो जो भी कंट्रीज है उनकी नागरिकता ले रहे। तो अगर डुअल सिटीजनशिप आ गया तो ये तो इसका मामला हल ही हो जाएगा। फिर स्ट्रेटेजिक ग्लोबल इन्फ्लुएंस है। ग्लोबली इंटीग्रेटेड इंडियन सिटीजनरी एनहांसेस इंडिया सॉफ्ट पावर। तो अगर देखा जाए तो ग्लोबली हम काफी हद तक अभी सॉफ्ट पावर का यूज करते ही आ रहे हैं। मतलब सॉफ्ट पावर इन द सेंस जो भी हमारे डेवलपिंग कंट्रीज है, तो हमारे लिए हमारे ऊपर काफी अच्छा सपोर्ट मिलता है। तो होता है सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर मतलब पूरा मिलिट्री वगैरह यूज करके। सॉफ्ट पावर मतलब हमारा जो इन्फ्लुएंस है डेवलपिंग कंट्रीज का, तो वो हम पर काफी हद तक मतलब वो सपोर्ट करते हैं हमारे जो भी डिसीजंस लेंगे हम। कैन बूस्ट डायस्पोरा इन्वेस्टमेंट। अभी इन्वेस्टमेंट आ सकता है डायस्पोरा से। पॉलिटिकल एडवोकेसी हो सकती है, कल्चरल इन्फ्लुएंस रहता है। अभी ग्लोबल ट्रेंड जैसे यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, फ्रांस, जर्मनी, ये अलाउ करते हैं डुअल सिटीजनशिप। अभी उसके साथ सेफगार्ड्स भी आती है। और इंडिया अडॉप्ट कर सकता है ऐसा ही सिमिलर लीगल फ्रेमवर्क। तो ये सब थे फेवर में। अभी हम थोड़ा काउंटर आर्ग्यूमेंट देखते हैं। अभी पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्ट्रिक्शन। मतलब क्या? आर्टिकल 9 जो है वो प्रोहिबिट ही करता है, सीधा मना ही करता है कि भाई ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, पहला सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है। फिर आता है सॉवरेंटी और डेमोक्रेटिक इश्यूज। मतलब क्या? सिटीजनशिप जो है डिमांड करती है अनडिवाइडेड एलिजियंस। मतलब क्या? हम पूरी तरह हमारे देश के लिए काम करना चाहते हैं, पर अगर डुअल सिटीजनशिप आ गया तो उसमें थोड़ा सा वोटिंग और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है डुअल सिटीजन हो जाएगा। और ये चैलेंज कर सकता है हमारे इंडिया के सॉवरेंटी के ऊपर। ठीक है, सेकंड अगेंस्ट आता है ये। रिस्क ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन। तो पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। फियर ऑफ कॉम्परेटर क्लास। मतलब क्या? पीपल यूजिंग डुअल नेशनलिटी फॉर पर्सनल और इकोनॉमिक गेन। अभी वो डुअल नेशनलिटी का यूज करके हमारे ऊपर एक अलग ही क्लास तैयार कर सकते हैं हम। ठीक है, पॉलिटिकल और पर्सनल गेन के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं फिर डुअल नेशनलिटी का अगर यूटिलाइजेशन किया तो। और इसका जो है फॉरेन इन्फ्लुएंस ज्यादा बढ़ जाएगा इंडियन पॉलिटिक्स में। मतलब लॉबिंग और फंडिंग बढ़ जाएगा उनका। अगर जो भी कैपिटलिस्ट माइंडसेट वाले लोग हैं तो उनका फंडिंग भी आ जाएगा इसमें। ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं हमारे पॉलिटिक्स को। सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स भी है इसमें।
ओरिजिनली डिजाइन टू प्रिवेंट पोस्ट पार्टीशन सिक्योरिटी इश्यूज। तो अभी पोस्ट पार्टीशन जो सिक्योरिटी के इश्यूज आते थे, तो ओरिजिनली इसके लिए डिजाइन किया गया था कि भाई सिंगल सिटीजनशिप वो हमें बचाएगा। अभी इसके लिए फिर सिक्योरिटी मैटर्स बहुत ज्यादा रिस्की है ये, ठीक है। लीगल लूप होल्स भी इसके रिस्क रहते हैं, स्पेशली जो इंडिविजुअल्स जो सेंसिटिव फॉरेन जॉब्स में आते हैं उसके लिए। फिर एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क इज सफिशिएंट, जो हमारा चल रहा है वैसे ही चलने दो। ओसीए प्रोग्राम जो है वो इंश्योर करता है डायस्पोरा एंगेजमेंट होती है और सॉवरेंटी भी मेंटेन होती है हमारी। और इंडिया ऑलरेडी बेनिफिट कर रहा है एफडीआई रेमिटेंस से और इकोनॉमिक कोलैबोरेशन से, तो और ज्यादा जरूरत नहीं है वैसे। तो ये भी सही है। अभी आपको क्या लगता है, कोई मिडिल पाथ है क्या इसमें? अभी देखो, दोनों साइड की बाजू मानना है हमें, मतलब इन द सेंस अगर लाइफ की भी बात की जाए तो आपको दोनों पहलू देखना चाहिए, पहली तो बात। अभी हम हमारा प्रॉब्लम क्या था पता है क्या? हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हमारा जो जो भी इश्यू रहेगा उसके रेटिंग हमारा यही डिसीजन रहेगा। पर हम एक ही साइड सुन के हम पूरा डिसाइड कर लेते कि भाई ये तो गलत ही है। पर हम अगर दूसरा साइड देखने गए तो वो पूरा पहलू बदल देता है। फिर आपको थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग भी आना चाहिए कि भाई ये ऐसा भी हो सकता है, तो उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना चाहिए। और वो दोनों का बीच का रास्ता अगर अच्छे से मिल गया तो अच्छी बात है। उद्यम शरणम गच्छामि, मिडल पाथ तो अच्छा ही है। तो मिडल पाथ रिफॉर्म्स क्या है इसमें? अभी अभी ये क्या बोल रहे हैं कि एनहांस करना चाहिए ओसीआई फ्रेमवर्क को ही, मतलब और स्ट्रॉन्गर लीगल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, लैंड ओनरशिप अलाउ करनी चाहिए सर्टन कैटेगरीज को, इंप्रूव करना चाहिए बिजनेस और प्रॉपर्टी ओनरशिप रूल्स में। ठीक है, पहला तो ओसीआई फ्रेमवर्क को स्ट्रॉन्ग करे, मतलब एनहांस करे। और एक लिमिटेड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन रहना चाहिए। ओसीआई को अलाउ करना चाहिए लोकल गवर्नेंस लेवल पे, मतलब पंचायत लेवल पे तो एटलीस्ट एंगेज होना चाहिए। इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए डायस्पोरा एडवाइजरी काउंसिल्स में, जैसे ग्लोबल इंडियन नेटवर्क ऑफ नॉलेज है, ठीक है, ग्लोबल लिंक बोला जाता है। फिर कल्चरल आइडेंटिटी प्रोग्राम से जैसे एक्सपांड करना चाहिए ट्रेसिंग द रूट्स। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इनिशिएटिव है इनका। स्ट्रेंथन करना चाहिए नो इंडिया प्रोग्राम और डायस्पोरा स्कॉलरशिप्स। सिलेक्टिव डुअल सिटीजनशिप होनी चाहिए, अगर इंट्रोड्यूस भी किया जाता तो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए जो सिटीजन है जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर नेशंस में है। और एक्सक्लूड करना चाहिए हाई ऑफिसर्स और सेंसिटिव सिक्योरिटी रोल्स में। तो एक थोड़ा सा मिडिल पाथ कर सकते हैं हम। तो इंडिया ने इवॉल्व करना चाहिए डायस्पोरा पॉलिसी के लिए, और बैलेंस भी करना चाहिए ग्लोबल रियलिटीज और नेशनल इंटरेस्ट को। मतलब ग्लोबल रियलिटी क्या है और हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्या है, तो ये दोनों का बैलेंस होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथनिंग ओसीआई राइट्स एंड अडॉप्टिंग मिडल पाथ रिफॉर्म्स कैन एनहांस डायस्पोरा एंगेजमेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग सॉवरेंटी। तो ये अच्छा खासा कंक्लूजन है, तो ये भी आप कोट कर सकते हो। फिर पीवाई क्यू था सिटीजनशिप के रिगार्डिंग, तो ये आप सॉल्व कीजिएगा। 2021 में ये पूछा गया था यूपीएससी ने, और 2018 में भी ये इसके ऊपर आधार कार्ड और सिटीजनशिप को लिंक किया है इन्होंने, तो ये प्रूफ है या नहीं तो बताना। और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू मैंने क्वेश्चन बनाया, वो भी आप ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने की। फिर आता है हमारा म्यांमार का अर्थक्वेक हुआ अभी 2-3 दिन पहले, तो उसके रिगार्डिंग भी न्यूज चल रही थी कि 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, स्ट्रक सेंट्रल म्यांमार, जो सीधा सेंटर में इसका स्ट्रक हुआ है। स्पेशली जो मैंडले, यहाँ पर एक मैंडले है, ठीक है, ये सबसे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अर्थक्वेक था रिसेंट ईयर्स में। और इंडिया ने लॉन्च भी किया ऑपरेशन ब्रह्मा। अभी ऑपरेशन ब्रह्मा क्या है, तो ह्यूमैनिटेरियन एड और डिजास्टर रिलीफ के लिए, मतलब इंडिया इनके मदद के लिए एक ऑपरेशन चलाया, उसका नाम है ऑपरेशन ब्रह्मा। इसमें इंडियन नेवी शिप्स भी आते हैं, सतपुरा, सावित्री, करमुक जो मिसाइल कॉर्बेट है, और एलसीयू ये स्लाइट कॉम्बैट, ऐसे कुछ तो है, 52 सेल टू यंगून, म्यांमार कैरिंग एसेंशियल रिलीफ मटेरियल, जो भी एसेंशियल रिलीफ मटेरियल है वो लेके गए हैं हम। अभी म्यांमार में अर्थक्वेक कॉज क्यों हुआ, देखो स्ट्राइक स्लिप फॉल्टिंग है और टेक्टोनिक प्लेट इंटरेक्शन है। एक बात याद रखना, कभी भी अर्थक्वेक जो है मेजरली दो टेक्टोनिक प्लेट्स है, ये आपस में टकराते हैं, और जब ये टकराते हैं तो एकदम जोर से फोर्स निकलता है, ठीक है। वो जो फोर्स रहता है वो पूरा अर्थक्वेक ही बन जाता है, छोटा सा ही फोर्स, मतलब अभी दोनों टकरा रहे हैं और ये थोड़ा सा भी स्लिप हुआ इधर से, अभी स्लिप होता है या फिर ऊपर आता है नीचे आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है अभी, ठीक है। और ये स्ट्राइक स्लिप फॉल्टिंग की वजह से हुआ है, ठीक है, स्लिप हुआ है बस, बस थोड़ा सा ऐसा टेक्टोनिक प्लेट स्लिप हुआ है। अगर आपको ज्योग्राफी का कोर्स देखना है तो मैंने पूरा 6 to लेकर 11th स्टैंडर्ड तक जो भी इंपॉर्टेंट है मेंस और प्री के लिए, तो ये कोर्स भी आप देख सकते हो। ऐप लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर भी आप देख सकते हो, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको ये कंसेप्ट पूरा समझ में आएगा कि इसमें बॉडी वेव्स रहते हैं, सरफेस वेव्स रहते हैं, अलग अलग पैरामीटर्स रहते हैं चेक करने के। फिर इंडिया में कौन से जोन है वहां पर, अर्थक्वेक जोन है, सेस्मिक जोन है, वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी स्ट्राइक स्लिप फॉल्टिंग, अर्थक्वेक वाज ट्रिगर्ड बाय स्ट्राइक सैगिंग फॉल्ट बोलता है इसको, ठीक है, सैगिंग सैगिंग जिसे भी रहेगा। तो 1,500 किलोमीटर लॉन्ग एक्टिव टेक्टोनिक फॉल्ट था। फॉल्ट मतलब क्या, थोड़ा सा गड्ढा टाइप, ठीक है। टेक्टोनिक प्लेट इंटरेक्शन जैसे मैंने बोला, देखो हमारी जो है वो प्लेट वो है नॉर्थ इंडियन प्लेट, ठीक है, मतलब इंडियन प्लेट है जो मूव कर रही है नॉर्थवर्ड। और एक ऊपर की जो प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट है, तो वो नीचे की तरफ आ रही है, तो ये हम ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये दोनों के बीच में
सडन रिलीज हुआ स्ट्रेन का और ये ट्रिगर हुआ अर्थक्वेक में। अभी फॉल्ट क्या होता है, तो एक फॉल्ट एक फ्रैक्चर की तरह होता है अर्थ के क्रस्ट में, वेयर ब्लॉक्स ऑफ रॉक मूव रिलेटिव टू ईच अदर, ठीक है। मतलब एक ब्लॉक की तरह रहते, मतलब पत्थर ही रहते, पर एकदम फ्रैक्चर में फंसे हुए रहते हैं, और थोड़ा सा भी स्लिप हुआ खत्म, जोर से अर्थक्वेक आ जाता है। टेक्टोनिक स्ट्रेस की वजह से आ जाता है, और अगर ये स्ट्रेस सडन रिलीज हुआ तो सिस्मिक एक्टिविटी होती है, जैसे कि अर्थक्वेक। अब इसमें अलग अलग फॉल्ट्स के मूवमेंट की तरह ही इसको टाइप्स में डिवाइड किया है। एक होता है नॉर्मल, एक होता है रिवर्स, और एक होता है स्ट्राइक स्लिप। अभी अपर ब्लॉक मूव्स डाउनवर्ड रिलेटेड टू द लोअर ब्लॉक। अभी ठेको, रुको जरा, ये थोड़ा फुल स्क्रीन नहीं हो रहा है क्या? हाँ अभी हो। अभी आपको बता दें, अपर ब्लॉक मूव्स डाउनवर्ड रिलेटेड टू द लोअर ब्लॉक। ये अपर ब्लॉक है, ये लोअर ब्लॉक है, ये ऊपर से नीचे जा रहा है। तो ये अपर ब्लॉक मूव्स डाउनवर्ड रिलेटेड टू द लोअर ब्लॉक, तो ये हुआ नॉर्मल फॉल्ट, नीचे जा रहा है ये, ठीक है। और ये ऑकर्स इन एक्सटेंशन जोन्स वेयर द क्रस्ट इज बीइंग पुल्ड अपार्ट, ठीक है। अभी रिवर्स थ्रस्ट, अपर ब्लॉक मूव्स अपवर्ड ओवर द लोअर ब्लॉक, अभी इसके ऊपर जा रहा है ये, तो ये होता है रिवर्स थ्रस्ट। ये कंप्रेशन जोन है, सबडक्शन जोन है, जैसे जापान है। स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट जो है साइड वाइज में होता है, मतलब ये एक ब्लॉक है और ये एक ब्लॉक है, तो ये ऐसे स्लाइड हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल सैन एंड्रेस फॉल्ट है, मतलब ऐसे लेफ्ट राइट चलते रहते हैं। एक होता है ऊपर नीचे, ये एक ऊपर जा रहा है, ये एक ऊपर जा रहा है, और एक स्लाइड वेज जा रहा है। चलो ठीक है, उम्मीद है आपको आइडिया लग गया रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर ये क्वेश्चन है। एक सेकंड, ये थोड़ा बीच में लेता हूँ। तो म्यांमार अर्थक्वेक के अंडर ये कौन सी प्लेट के हमारा अभी अर्थक्वेक हुआ है वो बताना है, और ऑपरेशन ब्रह्मा किसके रिगार्डिंग है। चलिए, कोरल ब्लीचिंग इंपॉर्टेंट। कोरल ब्लीचिंग होता क्या है, पहले तो कोरल्स क्या होता है वो हम देखेंगे। तो ये देखो कोरल से, आपने कहो ना प्यारे में तो देखा रहेगा ऋतिक रोशन जहां पर एक्सीडेंट होकर नीचे गिरता है और वो देखने लगता है, ये सब कोरल्स ही रहते हैं। अगर आपने देखा नहीं तो फिर से आप ध्यान से देख सकते हो। अभी न्यूज में क्यों है निंगालू, निंगालू, ये हाँ निंगालू रीफ और ग्रेट बैरियर रीफ ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं सीवियर मास कोरल ब्लीचिंग। अभी कोरल ब्लीचिंग क्या होता है, वो ब्लीच हमारा फेशियल वाला ब्लीचिंग नहीं है, ठीक है। ये अलग ब्लीचिंग है। ब्लीचिंग मतलब इनका जो कलर है उड़ जाना है। और ब्लीचिंग आई गेस, मेरे को आइडिया नहीं है, पर ब्लीचिंग आई गेस जो फीमेल्स है वो क्लीन के लिए करते हैं शायद, ग्लो के लिए। तो वैसे कि ये ग्लो ही आ गया इनको, मतलब इनका कलर ही उड़ गया। तो मरीन हीट वेव्स की वजह से ये होने लग गया है। मरीन हीट वेव्स क्या होती है, तो जो टेम्परेचर है एक सर्टन एरिया का, मतलब जो वाटर बॉडी है उसका एक सर्टन एरिया का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और काफी दिन तक रहता है, कि 4 से 5 दिन तक रहता है, उसी को हीट वेव बोला जाता है, ठीक है। और ये किसके वजह से हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से होता है। ब्लीचिंग जो है लेवल लेवल हेड स्ट्रेस हैज अफेक्टेड 83% ऑफ ग्लोबल रिफ्स सिंस 2023, मतलब 86% जो कोरल रिफ्स है हमारे ग्लोबल में, तो उसके ऊपर अफेक्ट कर रहा है। और 81 कंट्रीज में रिपोर्ट किया गया है कोरल ब्लीचिंग। तो पहले हम देखते हैं कोरल ब्लीचिंग होता क्या है। कोरल ब्लीचिंग जो है वो कोरल्स एक्सपेल करते हैं उनका सिम्बायोटिक अलगे जूसेंथेली ड्यू टू अर्बन टेम्परेचर। देखो, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रहता है अलगे और आई गेस कौन सा था वो, एक और एक है जूजेंथेली आई गेस। दोनों का कॉम्बिनेशन बन के एक तो एक स्केलेटन प्रोवाइड करता है और एक फूड प्रोवाइड करता है, अलगे और एक था मैं भूल रहा हूँ, इसमें दिया है क्या, शायद दिया रहेगा इसमें आगे, शायद नहीं दिया है। ठीक है कोई नहीं। तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनता है तो उसकी वजह से ये अच्छे से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनता है। सिम्बायोटिक मतलब क्या, एक दूसरे की मदद कर रही है। तो एनवायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, अलगे जो है या फिर जो अलगे ऊपर जो रहने वाला था वो निकल के जाता है। अभी खाना ही नहीं रहा तो फिर बचा क्या, स्केलेटन बचेगा, तो स्केलेटन ही बच जाता है, और वो कोरल जो है वो व्हाइट टर्न हो जाता है। और उसके बाद में उधर के जो ये होते ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके ऊपर फीड करते रहते हैं उनको, उनके लिए वो काइंड ऑफ रेन फॉरेस्ट की तरह ही काम करता है। पर अभी इसकी वजह से प्रॉब्लम होता है कि जूस एंथरी जो प्रोवाइड कर रहा था न्यूट्रिएंट और कलर, वो उड़ जाता है फिर। अभी ग्रेट बैरियर रीफ और निंगलू रीफ ये कहाँ पर है, पहली बात तो सबसे बेसिक क्वेश्चन पता रहना चाहिए कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है, तो ऑस्ट्रेलिया कोस्ट में, ऑफ द क्वींसलैंड कोस्ट। इसकी लेंथ जो है 2300 किलोमीटर लॉन्ग है, मतलब जो कोस्ट है वेस्टर्न कोस्ट मेजरली, तो ईस्टर्न कोस्ट, सॉरी ईस्टर्न कोस्ट जो है उसके रिगार्डिंग ही है। तो यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिंस 1981, 1981 से इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट दिया है। लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम है पूरे वर्ल्ड का, ग्रेट बैरियर रीफ की बात कर रहा हूं मैं। ये होम है एंडेंजर्ड स्पीसीज का, मैंने जैसे बताया था पहले ही, आईयूसीएन जो है वो पूरा स्पीसीज के रिगार्डिंग लिस्ट करता है कि भाई ये एंडेंजर्ड है, डेंजर्ड है, या फिर वल्नरेबल है, थ्रेटन्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, इवन एक्सटिंक्ट है, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड है। ये अलग अलग कैटेगरीज है आईयूसीएन की, तो वहां पर आप
मतलब आप आई गेस एनवायरनमेंट का भी अभी आएगा नया कोर्स, वो भी आप देख सकते हो ऐप में। फिर इसमें एक एंडेंजर स्पीसीज कौन से थे, डुगोंग सीकाओ बोला जाता है उनको, और ग्रीन टर्टल। ठीक है, ओवरऑल आइडिया लग गया ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है। और ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, मतलब यहाँ पर ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पर ये है, और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पर निंगलोर रीफ है जो हमने देखा न्यूज में। ये 300 किलोमीटर फ्रिंजिंग रीफ है। रीफ के भी अलग अलग टाइप्स है, वो आपके लिए होमवर्क है। रीफ के अलग अलग टाइप्स मुझे बताना। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है 2011 से। और फ्रिंजिंग रीफ है फॉर्म्स अलोंग कोस्टलाइंस और आइलैंड्स विद द लिटिल सेपरेशन ऑफ शोर। आपके लिए होमवर्क है, चलो फ्रिंजिंग रीफ मैं बता रहा ही नहीं। रिच बायोडाइवर्सिटी, इसमें 300 से 500 व्हेल शार्क्स है जो एनुअली विजिट करते हैं। एंडेमिक स्पीसीज है। एंडेमिक स्पीसीज मतलब क्या, वहीं पर पाई जाने वाली स्पीसीज है, मतलब वो पूरे दुनिया में कहीं पर नहीं पाई जाती, बस उतने एरिया में पाई जाती है। जैसे कि वेस्टर्न नेटेड ड्रैगन है, एक्समाउथ स्पिनी टाइल्ड गेक्को है, चिपकली की टाइप ही है गेक्को। और वेस्ट कोस्टल बैंडेड स्नेक है। ठीक है, यूनिक फीचर अगर देखा जाए तो डीप सी हैबिटेट्स है, कास्ट केव्स एंड केप रेंज लैंडस्केप है। जूजेंटली क्रुशियल है कोरल सर्वाइवल के लिए, क्यों, वो बताना है। और मेंस का एक क्वेश्चन है, वो आप देख सकते हो। चलिए फिर, उम्मीद है आपको एक आइडिया लग गया रहेगा। मिलते हैं। जय हिंद।